Good morning, dear students. I am Ruhi Fatma from Department of Teacher Training and Non-Formal Education, Faculty of Education, Jamia Millia Islamia, which is a Central University in New Delhi, India. There is a series of my lectures based on the concept of assessment and evaluation. So in that series, this is the third lecture. In the first lecture, I cover the concept of assessment and evaluation. In lecture 2, I cover the types of evaluation, but on the basis of purpose. And in this third lecture, it is the continuation of the second lecture, that is types of evaluation, but here it is on the basis of interpretation of test results. Evaluation can be classified on the basis of interpretation of test results. There are two types of evaluation on this basis. The first one is norm reference test, which can be known as NRT. The second one is criterion reference test, CRT. आइए अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. एवेलुएशन, हमारा सीरीज़ चल रही है असेसमेंट एंड एवेलुएशन की. तो असेसमेंट और या एवेलुएशन करने का एक तरीका, एक टूल टेस्ट है. तो जब हम टेस्ट लेते हैं या एग्ज़ाम्स लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, हम उस टेस्ट कॉपी को या एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ को चेक करते हैं और हम स्कोर्स निकालते हैं, स्कोरिंग करते हैं. यानी कि अब ये जो स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग असल में क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है या इसके क्या मीनिंग है, इसको देखने के लिए हमारी स्कोरिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए. ये जो स्कोरिंग है ये रिप्रेजेंट करती है अचीवमेंट और अटेनमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. जो भी बच्चों ने काम सीखा, जो उनका अटेनमेंट हुआ या जो उनका अचीवमेंट हुआ, उस अटेनमेंट को या उस अचीवमेंट को ये स्कोरिंग, वो मार्क्स जो हैं जो हम टेस्ट को चेक करने के बाद देते हैं, वो मार्क्स बच्चों के, स्टूडेंट्स के, लर्नर के अटेनमेंट या अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें क्योंकि आगे हम इसको कुछ मीनिंग देने होते हैं, तो इसलिए दीज रिजल्ट्स शुड बी इन द फॉर्म दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड यूज्ड इट, दैट इज़ इट कैन बी इंटरप्रेटेड. ये नंबर्स जो हैं इनका कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मतलब समझ में आए, जिसको हम इंटरप्रेट कर सकें. अब ये इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो फॉर दिस इंटरप्रिटेशन इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर इट विथ समथिंग, है ना. हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि अटेनमेंट कैसा है, बच्चों का अचीवमेंट कैसा है, अच्छा है, ख़राब है. तो हम कोई चीज़ अच्छा, ख़राब या उसके बारे में कुछ तभी कह सकते हैं जब हम उसको किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर करने के दो तरीक़े होते हैं. एक पहला तरीका ये है कि हम कुछ इंटरनल स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर लें. To establish an internal standard and judge it in terms of relative performance of students by ranking in the classroom or test, that is first rank, second rank, etc. यानी कि इंटरनल स्टैंडर्ड हम मान लें जिसकी बेसिस पर हम कंपेयर करें, जज करें. जैसा कि ट्रेडिशनली क्लासेस में होता है, जब आप कॉपीज़ चेक करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, मार्क्स देते हैं, स्कोर करते हैं, तो उसकी फिर मेरिट लिस्ट बनाते हैं. यानी कि आप रैंकिंग करते हैं. जो सबसे ज़्यादा नंबर जिस बच्चे के आए हैं, मार्क्स जिस बच्चे के आए, उसकी फर्स्ट रैंक है, उससे कम वाले की सेकेंड रैंक, दैन थर्ड रैंक, दैन फोर्थ रैंक. तो ये विद इन द क्लास इंटरनली हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, है ना. तो इस तरह से हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उनका कि किस बच्चे की फ़र्स्ट रैंक है, यानी कि सबसे अच्छे मार्क्स हैं, फिर सेकंड रैंक, थर्ड रैंक एंड लास्ट रैंक तक. तो इस तरह का जो क्राइटेरिया होता है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल स्टैंडर्ड. इस तरह के इंटरप्रिटेशन को, इस तरह के कंपैरिजन को हमारा नाम देते हैं हम नॉर्म रेफरेंस्ड, है ना. तो इंटरनल अगर हमारा स्टैंडर्ड है तो उस तरह की टेस्टिंग हमारी कहलाती है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस्ड एवेलुएशन. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड ले लें, है ना. कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड हम फिक्स कर लें और उसकी बेसिस पर हम स्टूडेंट्स को कंपेयर, उनके मार्क्स जो है उसको कंपेयर करें. अब ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एक फ़िक्स कर रखा है कि 75% अगर मार्क्स आते हैं बच्चे के, तो हम कहते हैं कि उसकी डिस्टिंक्शन है. 60% मार्क्स आते हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट डिवीज़न है.
50 to 60 के बीच में है तो हम कहते हैं सेकंड डिवीज़न है, और इसी तरह थर्ड डिवीज़न और नीचे भी आता है। यानी कि हमने एक पहले से तय कर रखा है कि जिस बच्चे के 75% मार्क्स आएंगे वो हम कहेंगे पास विद डिस्टिंक्शन। 60% से 60% एंड अबव आएंगे तो उसको हम कहेंगे पास विद फर्स्ट डिवीज़न, इसी तरह सेकंड डिवीज़न एंड थर्ड डिवीज़न। तो हमने एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया इस्टेब्लिश कर रखा है, बना रखा है, जिसकी बेसिस पर हम जो स्कोरिंग की है हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो इस तरह के इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं, इस तरह से कंपेयर जब हम करते हैं, तो इस तरह के उसको हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस। तो हमने देखा हम दो तरह से उसको कंपेयर कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड के ज़रिए, एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के ज़रिए। तो अगर हम इंटरनल स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो इस तरह की टेस्टिंग को, इस तरह के टेस्ट को हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। और अगर हम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। आइए अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एक एक करके। पहले हम देखते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन अभी हमने देखा, जिसके अंदर इंटरनल क्राइटेरिया है ना। तो अ मेजरमेंट विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ पीपल स्कोर्स इन टर्म्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, है ना, क्योंकि हम रैंकिंग कर रहे हैं। तो अगर हम एक ग्रुप के अंदर ही, एक ग्रुप है जिसने बच्चों ने टेस्ट दिया है, उस ग्रुप से ही कंपेयर कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स के स्कोर को, तो उसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। और the test for which information about the relative performance of a specific group of people is available are called norm reference test। यानी कि ऐसे टेस्ट जिस अगर हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास रिलेटिव परफॉर्मेंस को, हमें बच्चे के जो मार्क्स आए उसको कंपेयर करने के लिए हमें स्पेसिफिक ग्रुप की रिलेटिव परफॉर्मेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है मेजरिंग द लर्नर्स अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ अ ग्रुप, क्योंकि हम क्लास में पढ़ाते हैं, है ना। तो क्लास में, एक ग्रुप में, क्लास में, इवन स्कूल के अंदर भी पोजीशंस होती हैं, रैंक्स होती हैं, स्टेट वाइज रैंक होती हैं, है ना, नेशनल लेवल पर भी रैंक होती हैं। तो वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है या वो पर्टिकुलर जो क्लास है या वो पर्टिकुलर स्टेट है जिसके मार्क्स, जिसमें स्कोर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कंपेयर करते हैं, विच इज़ टेकन एज अ रेफरेंस टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द लर्नर्स स्कोर्स एंड पासिंग जजमेंट। एक ग्रुप है, एक क्लास है, एक स्टेट है, जिसके हमें लर्नर्स की अचीवमेंट हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अ ग्रुप है ना। तो उसकी मदद से हम उसको कंपेयर करते हैं और उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और उसकी बेस पर हम रैंकिंग करते हैं या जजमेंट अपना पास करते हैं। So the typical performance of a group is used as the basis for judging individual students' learning। हाँ, तो बच्चे की लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए जो हम जज करते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए, ग्रुप की बेसिस पर जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारी कहलाता है नॉर्म रेफरेंस। तो इस तरह से नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज देयर फॉर समटाइम्स कॉल्ड द टेस्ट ऑफ रिलेटिव अचीवमेंट, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसको हम टेस्ट ऑफ रिलेटिव अचीवमेंट भी कहलाता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब यहाँ टर्म है नॉर्म। तो अब नॉर्म क्या होता है? रेफरेंस्ड, जिसकी हेल्प से हम रेफरेंस ले रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं। तो नॉर्म्स आर द सेट ऑफ स्कोर्स यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कंपैरेटिव डेटा फॉर इंटरप्रिटेशन, है ना। तो वो ग्रुप, वो सेट ऑफ स्कोर्स जिसके बेसिस पर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए रेफरेंस, है ना, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। तो वो सेट ऑफ स्कोर्स, चाहे वो एक ग्रुप का हो, एक क्लास का हो, इवन एक स्कूल का हो, एक स्टेट का हो, तो वो जो सेट ऑफ स्कोर्स है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एज द रेफरेंस, उस ग्रुप सेट ऑफ स्कोर्स को हम कहते हैं नॉर्म्स। तो इस तरह नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में नॉर्म जो है वो सेट ऑफ स्कोर्स है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस फॉर कंपैरिजन। सो नॉर्म ग्रुप, जब हमने कहा नॉर्म जो है सेट ऑफ स्कोर्स हो गया, तो नॉर्म ग्रुप क्या है? नॉर्म ग्रुप इज अ ग्रुप हुज एवरेज स्कोर सर्व्स एज स्टैंडर्ड फॉर इवेलुएटिंग एनी लर्नर्स स्कोर इन अ टेस्ट, है ना। तो वो ग्रुप जो सेट ऑफ स्कोर्स है वो किन्हीं बच्चों का तो होगा ना, किसी स्टूडेंट्स का तो होगा। तो वो जो ग्रुप है जिसके ये हमने सेट ऑफ स्कोर्स लिए हैं, उस ग्रुप को हम नॉर्म ग्रुप कहते हैं, जिसकी मदद से हम कंपेयर करते हैं।
अगर हम इसके मॉडल को समझना चाहें, नॉर्म रेफरेंस मॉडल क्या होता है, तो नॉर्म रेफरेंस मॉडल में क्या है कि आपने कोई एक यूनिट देखी जिसको आपको पढ़ाना है फॉर एग्जांपल, तो जो भी आपने यूनिट पढ़ानी है उसके आप कुछ यूनिट के ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर आप उसको उसके उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप उसको पढ़ाएंगे, और फिर ये देखने के लिए कि वेदर अवर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव और नॉट, आप उसका एक टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद आप उसको कुछ मार्क्स देंगे, कुछ ग्रेड देंगे, और ग्रेड देने के बाद फिर आप अगले टेस्ट पर चले जाएंगे। अब वो ग्रेड, वो मार्क्स कैसे भी हों, है ना, फर्स्ट रैंक वाला हो या सेकंड रैंक वाला हो या लास्ट रैंक वाला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने रैंकिंग की, और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट यूनिट पर चले गए, फिर उसको पढ़ाया, फिर उसका टेस्ट किया, फिर असाइन किया, इस तरह से एक एक करते करते आप सारे अपनी यूनिट्स पढ़ा लेंगे। तो ये दिस मॉडल इज़ नोन एज नॉर्म रेफरेंस मॉडल। अब इसी को अगर हम स्टेप्स की तरह से देखना चाहें, तो स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, तो पहला स्टेप जो अभी हमने देखा था, सेट यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, जो जो यूनिट पढ़ाना है उसके आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, फिर उस और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप पढ़ाएंगे, और फिर ये देखने के लिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं हुए, आपने कैसा पढ़ाया, आप टेस्ट करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एंड देन आप असाइन करेंगे ग्रेड्स या मार्क्स, है ना, उसको चेक करेंगे, मार्क्स लेंगे, ग्रेड्स लेंगे, और देन लास्ट स्टेप में मूव टू द नेक्स्ट यूनिट इरिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक्स अलॉटेड, कोई से भी रैंक हो, फर्स्ट रैंक वाला भी अगला यूनिट पढ़ेगा और लास्ट रैंक वाला भी अगला यूनिट पर पहुंच जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स हैं आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के लिए। इसके साथ साथ फॉलो द सेम प्रोसीजर्स, है ना, इसी को आप करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये पूरे स्टेप्स हैं आपको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट करने के लिए। अब क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की, अगर हम देखें करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि सच टेस्ट कवर अ वाइड रेंज ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बजाय इसकी क्योंकि आप डिफरेंट आपके यूनिट्स हैं, आप हर यूनिट के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते जाएं और उसको कवर करते जाएं, फिर अगले यूनिट पे चले आए, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, तो इसमें ये तरह के जो टेस्ट हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दीज टेस्ट आर स्पेशली यूजफुल इन मेजरिंग द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। द थर्ड characteristic is non-reference tests are also appropriate when only top candidates are to be admitted to a program, है ना, अगर अच्छे स्टूडेंट्स आए तो कंपैरिजन करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट रैंक में और मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में और लास्ट रैंक तक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो इसको वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या यूजेस हैं, ये अभी हमने देखी थी करेक्टरिस्टिक्स, अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ नॉर्म रेफरेंस एवेलुएशन या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। दोनों टर्म्स हम यूज़ करते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस एवेलुएशन। तो और इसकी शॉर्ट फॉर्म है NRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इंटरप्रिटेशन में बी यूज फॉर गाइडेंस ऑफ लर्नर, है ना, आप बता सकते हैं कि कहाँ पे पहुँच रहा है। दे मे बी यूज फॉर बेटर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आप रैंकिंग कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, बेटर डिस्क्रिमिनेशन के लिए या मेकिंग क्लासिफिकेशन डिसीजन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इट रिलेट्स परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर विद दैट ऑफ द नॉर्म ग्रुप, क्योंकि जिस ग्रुप के अंदर वो हो रहा है, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, तो नॉर्म ग्रुप के साथ आप लर्नर्स की परफॉर्मेंस को रिलेट कर रहे हैं। तो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड यूजेस। देर इज़ वन लिमिटेशन ऑल्सो कि ये जो, क्योंकि इसमें हम रैंक्स देते हैं, कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो ये कंपटीशन को इनकरेज करता है, कंपैरिजन ऑफ स्कोर्स को इनकरेज करते हैं, है ना, कि कुछ बच्चे जो अच्छे हैं वो तो सोचते हैं चलो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन कुछ जो लग रहा है उनको उनकी रैंक नहीं आ पा रही है, 4th 5th 6th रैंक में आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि शायद हम अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, है ना, तो कंपटीशन की वजह से हम पीछे जा, मतलब इम्पॉसिबल वो सोच रहे हैं कि हम और अच्छा नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। दूसरे टाइप ऑफ एवेलुएशन जो थी इस सीरीज़ में, उसमें तो वो है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेलुएशन। क्राइटेरियन रेफरेंस एवेलुएशन हमने देखा था जिसमें हम एक्सटर्नल क्राइटेरिया रखते हैं, तो वो
एक्सटर्नल, सो हम कह सकते हैं अ मेजरमेंट इन विच अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज़ यूज्ड, है ना, एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया कह लीजिए आप, स्पेसिफिक क्राइटेरिया कह लिए, इज़ यूज्ड एज रेफरेंस फॉर मेजरिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस, इज कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेलुएशन। सो यहाँ पर जो वर्ड है क्राइटेरियन, है ना, क्राइटेरियन रेफरेंस एवेलुएशन के अंदर जो टर्म क्राइटेरियन है उसका मतलब क्या है? दिस वर्ड क्राइटेरियन डिनोट्स एनी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कोई एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं कि ये क्राइटेरिया है ना। या इसके अलावा एन ऑब्जेक्टिव शुड नॉट ओनली स्पेसिफाई व्हाट द लर्नर मस्ट डू बट हाउ वेल शी वुड शुड बी एबल टू डू इट बिफोर इट इज़ कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। तो हमने कहा कि जो क्राइटेरिया है ये कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? ये सिर्फ ये नहीं बताए कि बच्चा क्या कर सकता है, लर्नर क्या कर सकता है, बल्कि वो साथ में ये भी बताए कि वो हाउ वेल, कितना अच्छा वो कर सकता है जब हम कहेंगे कि ये एक्सेप्ट हो रहा है ना, इट कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। और हम कह सकते हैं कि जो क्राइटेरिया है इज़ एन एक्सपेक्टेड पोस्ट इंस्ट्रक्शनल लर्निंग आउटकम और एन इंटेंडेड लेवल ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस। हम कह सकते हैं कि ये क्राइटेरिया या अ डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्राइटेरिया ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती चलूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक क्राइटेरिया बनाया, टेस्ट बनाया कि टेस्ट इज़ डिज़ाइंड with 20 different problems and the standard for mastery is set as 17 correct out of 20। आपने एक टेस्ट बनाया जिसमें आपने 20 डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे और आपने जो स्टैंडर्ड बनाया, जो आपने क्राइटेरिया बनाया जिसको आप कहेंगे कि मास्टरी का स्टैंडर्ड है, आपने कहा कि 20 में से 17 प्रॉब्लम्स को वो ठीक तरह से सॉल्व कर ली। दिस इज़ द क्राइटेरिया। अब अगर 17 से किसी बच्चे ने कम किया है, इवन किसी ने 7 किया, किसी ने 11 किया, हालांकि 11 वाला जो है वो 7 से बेटर है, लेकिन वो मास्टर नहीं है, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो स्टैंडर्ड ऑफ मास्टरी जो है आपने कहा 17 करेक्ट होने चाहिए 20 में से। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कम अगर है, सो इवन 16 भी है, 15 भी है, तो भी वो मास्टर नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से जब आप एक क्राइटेरिया, इसमें सिर्फ यही नहीं बताया कि क्या करेगा बल्कि कितना अच्छा करेगा, 70 करना चाहिए। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने मान लिया आपने 10 लीनियर इक्वेशंस ली 1 वेरिएबल की, और आपने कहा कि मास जो क्राइटेरिया बनाया वो क्या बनाया कि उसमें से एटलीस्ट 8 विद इन अ पीरियड ऑफ 20 मिनट्स बच्चा सही सॉल्व कर ले। 20 मिनट्स के अंदर 8 लीनियर इक्वेशन जो हैं 10 में से वो करेक्टली सॉल्व कर लें। दिस इज़ द क्राइटेरिया, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी एक क्राइटेरिया बना सकते हैं जिसकी बेसिस पर आप कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है नॉट ओनली डिस्क्राइब्स द डिज़ायर्ड लर्नर्स बिहेवियर बट ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस भी बता रहा है कि 8 विद इन अ पीरियड ऑफ 20 मिनट्स वो उसको सही करना है, तब हम कहेंगे द एक्सेप्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। मास्टरी लेवल तभी होगा। सो क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच द टेस्ट इज अ मेजर, है ना, क्योंकि हमने कहा क्राइटेरिया जो है स्पेसिफिक क्राइटेरिया के कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो बच्चे की लर्नर्स की डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी को दिखाना चाहिए उस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो जिसको हम क्राइटेरिया मान रहे हैं। सो अ हाई स्कोर ऑन द टेस्ट शुड बी इंडिकेशन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड लो स्कोर ऑफ द लैक ऑफ अचीवमेंट, है ना, कि अगर बच्चे के ज़्यादा उस आ गए, मतलब 18 उसने सही कर ली तो वो मास्टर है, तब वो अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव का हो गया, और अगर उसने 7 की 6 की तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो हाई स्कोर जो है वो इंडिकेशन है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और लो स्कोर जो है वो इंडिकेशन है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। अगर हम इसके मॉडल की बात करें, क्राइटेरियन रेफरेंस मॉडल को देखें, तो अब आप कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट यूनिट्स पढ़ाने हैं, तो जो यूनिट पढ़ाने हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स आप पहले बनाएंगे, फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को आप पढ़ाएंगे, टीच फॉर दोस ऑब्जेक्टिव्स एंड देन टेस्ट फॉर मास्टरी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ से डिफरेंस शुरू हो रहा है ना, वहाँ था टेस्ट फॉर दीज ऑब्जेक्टिव्स,
यहाँ क्या है, टेस्ट फॉर मास्टरी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि यहाँ आप क्राइटेरिया बना रहे हैं, 8 एटलीस्ट सही कर ले, है ना, या 17 आउट ऑफ 20 सही कर ले, तो वो जो मास्टरी है 17 एंड अबव मास्टरी होगी, 8 एंड अबव मास्टरी होगी दूसरे ऑब्जेक्टिव में। तो मास्टरी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स को आप टेस्ट करते हैं। तो अब मास्टरी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव आप या तो मास्टर होगा या ना मास्टर नहीं होगा, यानी कि अगर पास है तो मास्टर हो गया, और अगर फेल है तो वो, तो अगर पास है मास्टर बन गया तो वो फिर अगले यूनिट पे जाएगा, है ना। ये आप देखिए यहाँ पर अगर पास है तो ये वापस दूसरे चैप्टर पे जाएगा, दूसरे यूनिट पे जाएगा, और वहाँ की ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, फिर उसको पढ़ाया जाएगा, फिर मास्टरी होगी, फिर एवेल्युएशन होगा। लेकिन अगर मास्टर नहीं हुआ यानी कि फेल हो गया, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस बच्चे को कुछ रिमीडिएशन दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ जोर है मास्टरी पर। तो अगर फेल होता है तो उसको रिमीडिएशन दी जाती है, और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट होता है फॉर मास्टरी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, है ना। उसके बाद फिर देखा जाता है, अगर पास है तो नेक्स्ट यूनिट पे जाएगा, लेकिन फेल है तो फिर उसको रिमेडिएशन दी जाएंगी, और यानी कि ये साइकिल उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक मास्टरी ना हो जाए। जबकि हमने नॉर्म रेफरेंस पे देखा था कि उसको टेस्ट किया और फिर वो अगले ऑब्जेक्टिव चला गया, है ना, आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं मास्टरी के लिए। तो अगर मास्टर होगा तभी वो अगली यूनिट पे जाएगा, मास्टर नहीं होगा तो उसको रेमेडिएशन दी जाएंगी और दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। इसी को अगर हम स्टेप्स वाइज देख लें, तो पहला स्टेप आपका वही है, सेट यूनिट ऑब्जेक्टिव, देन सेकेंड स्टेप इज टीच फॉर दोज ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन थर्ड स्टेप इज टेस्ट फॉर मास्टरी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। एंड इफ अगर मास्टरी हम देख रहे हैं, तो इफ स्टूडेंट्स फेल प्रोवाइड देम विद रेमीडियल इंस्ट्रक्शंस एंड अगेन टेस्ट फॉर मास्टरी, और अगर वो पास होगा तभी वो अगले उस पर जाएगा, है ना, तभी वो उस पर जाएगा। तो ये पास कब होगा, जब मास्टर बन जाएगा, तभी वो सेकेंड यूनिट पर जा सकता है, अदरवाइज उसको दोबारा रेमेडिएशन करना रहेगा। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल मास्टरी इज ऑब्टेन्ड। तो ये डिफरेंस आपने देखा, समझ में आया होगा शायद आपके। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की पहली कैरेक्टरिस्टिक, जैसे अभी आपने समझा कि उसमें मास्टरी करनी होती है। तो इफ़ अ चाइल्ड फेल्स टू अटेन मास्टरी, है ना, तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसको रिमीडियल मेजर्स दिया जा सकता है, ताकि वो बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम ओवरकम कर ले बच्चा। और ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये मास्टरी को इंश्योर करते हैं, मास्टरी ऑफ द यूनिट को इंश्योर करते हैं कि जो यूनिट पढ़ाई जा रही है वो बच्चे को पूरी तरह समझ में आई या नहीं आई। तो ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम एडवांटेजेस की अगर आप बात करते हैं, तो क्राइटेरियन रेफरेंस एवेलुएशन जो है ये डायग्नोस्टिक एवेलुएशन पर इसके एम्फेसिस है, क्योंकि प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहा है कि अगर मास्टर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, है ना, तो डायग्नोज कर रहा है। और डायग्नोज ऑफ कोर्स क्या कर रहा है, इट हेल्प्स टीचर्स टू डायग्नोज द वीकनेसेस ऑफ द इंडिविजुअल, बच्चे में को इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को क्या वीकनेसेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको डायग्नोज करने में टीचर को हेल्प करता है। एंड इट प्रोवाइड बेटर स्कोप ऑफ सेल्फ एवेलुएशन, क्योंकि अगर मास्टरी नहीं हुई, मेरे आर्ट नहीं सही हुए, तो मुझे भी पता चल रहा है कि मैं मास्टर नहीं बन पाया। तो सेल्फ एवेलुएशन का भी एक मौका ये क्राइटेरियन रेफरेंस एवेलुएशन हमको देते हैं। एंड एक और करें, उसकी बात करें आप एडवांटेज की, तो इट हेल्प्स टू रिपोर्ट द पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द चाइल्ड, है ना। ये पेरेंट्स को भी रिपोर्ट करने में हेल्प करता है कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको सेल्फ बेस्ड लर्निंग के लिए बच्चे को मोटिवेट करने में हेल्प करता है, ताकि बच्चा सेल्फ इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आ जाए। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर रिमीडियल मेजर्स। जब हमको प्रॉब्लम पता चलेगी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं हो पा रहा मास्टर, तभी हम उसके हिसाब से उसको रिमीडियल मेजर्स दे सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, तो एक तरह से कि ये रिमीडियल मेजर्स की बेसिस को प्रोवाइड करता है, और ऑफकोर्स ये रिसर्च वर्क में भी काम आता है। एक ऑफकोर्स इसकी लिमिटेशन भी है कि मैनी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में आप नहीं ब्रोक डाउन कर सकते, है ना। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। अब हमने दो चीज़ें की, NRT एंड CRT, यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट।
तो इसमें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स भी है। तो अगर आप देखें तो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही बच्चे की अचीवमेंट डोमेन को मेजर करते हैं। ये दोनों ही रिलेवेंट एंड रिप्रेजेंटेड सैंपल ऑफ टेस्ट आइटम इसमें चाहिए होते हैं। बोथ यूज द सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स, एक तरह के क्वेश्चन आप यूज कर सकते हैं। बोथ यूज द सेम रूल्स फॉर आइटम राइटिंग, है ना। सिर्फ आइटम डिफ़िकल्टी लेवल आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सेम रूल आप कर सकते हैं। एंड सेम क्वालिटीज़ ऑफ गुडनेस जो है आपकी टेस्ट के लिए होती है, यानी कि वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वो सारी करेक्टरिस्टिक्स दोनों के अंदर है। एंड बोथ आर यूजफुल इन एजुकेशनल मेजरमेंट, दोनों को ही आप मेजरमेंट में या असेसमेंट में आप यूज़ करते हैं। तो एंड बोथ आर द मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन हमने शुरू ही ये किया था कि दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये दोनों ही मेथड्स हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स को, मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स हैं दोनों ही। तो ये इनकी कॉमन करेक्ट। अब ऑफकोर्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस देखना चाहें तो एनआरटी जो है उसके अंदर आपका इंटरनल क्राइटेरिया, जबकि सीआरटी में एक्सटर्नल क्राइटेरिया, है ना। क्योंकि आप विद इन द ग्रुप आप एनआरटी में करते हैं, एक्सटर्नल सीआरटी में आप एक कुछ मान के चलते हैं। एनआरटी इट रिलेट्स परफॉर्मेंस टू अ नॉर्म ग्रुप, आप अपने ही ग्रुप में रिलेट करते हैं। इट एम्फेसिस ऑन डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लेवल ऑफ लर्निंग। जबकि सीआरटी में आप देखें तो इट रिलेट्स परफॉर्मेंस टू अ सर्टेन क्राइटेरिया। एनआरटी में आप नॉर्म ग्रुप के साथ रिलेट कर रहे हैं और सीआरटी में आप एक सर्टेन क्राइटेरिया के साथ आप परफॉर्मेंस को रिलेट कर रहे हैं। ये एनआरटी में ये डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लेवल, और ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट लर्निंग टास्क इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म, क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया है वो जो लर्निंग टास्क है उसके अंदर ही दिया हुआ है कि कैसा कब मास्टर होगा। तो मास्टर हुआ या नहीं हुआ वो सीआरटी को बता देती है। साथ ही साथ एनआरटी इट फोकसेस ऑन मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट ओनली, वेयर एज सीआरटी फोकसेस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, है ना। वो मास्टरी की तरफ ले जा रहा है, तो इसलिए वो इम्प्रूवमेंट पर उसका फोकस है, मास्टरी पर फोकस है। Norm reference test uses mostly items of average difficulty and typically omits very easy और very difficult items हम जनरली इसमें नहीं रखते हैं। ज़्यादातर थोड़े बहुत होते हैं very easy और difficult भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो average difficulty के होते हैं, जबकि CRT में difficulty level ज़्यादा भी होता है ना। It matches item difficulty to learning task without altering item difficulty or omitting easy or hard items. So this is all about the classification of test measurement on the basis of results. Thank you.